नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। फिर से दोस्तों हाजिर हूं मैं आपके लिए एक अलग से नई वीडियो के तहत। दोस्तों अपन जो पॉलिटिक जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा था उसी वीडियोस को आज कंटिन्यू करते हुए अपन पहुंच चुके हैं केंद्र सरकार की व्यवस्थापिका टॉपिक के ऊपर। दोस्तों आज का जो अपना चैप्टर है वो जो मेन टॉपिक था वो अपना केंद्र सरकार ही है। इस टॉपिक में हमने पहले पढ़ा था संविधान का निर्माण टॉपिक, पॉलिटी में पूरा संविधान किस प्रकार से बना वो टॉपिक पढ़ा। दूसरा टॉपिक पढ़ा जी संविधान की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं। तीसरा टॉपिक इसमें पढ़ा था अपन ने संसद केंद्र सरकार की कार्यपालिका टॉपिक। आज जो दोस्तों अपना नया टॉपिक आता है वो आता है व्यवस्थापिका के ऊपर, केंद्र सरकार की व्यवस्थापिका या इसे अपन बोल सकते हैं केंद्र सरकार की विधायिका। इस टॉपिक पे दोस्तों आज अपन पहुंच चुके हैं। तो विधायिका व्यवस्थापिका जो है इसका उल्लेख संविधान के भाग 5 में आता है और अनुच्छेद जो है दोस्तों इसके लिए जो अनुच्छेद आते हैं वो 79 से स्टार्ट होते हैं और दोस्तों 122 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो इस टॉपिक में आते हैं। ये जो व्यवस्थापिका है ना जी, इसमें होती है केंद्र में संसद। व्यवस्थापिका में कौन होती है? संसद जी। संसद के कितने सदन होते हैं? 2। संसद के सदन कितने होते हैं भाई? 2। तो 2 सदन होते हैं संसद के। संसद के सदन कितने होते हैं? 2। एक होता है इसमें राज्यसभा और दूसरा होता है इसमें लोकसभा। 79 में आती है संसद, 80 में आती है जी राज्यसभा और 81 में आती है इसमें लोकसभा। ये टॉपिक है जी अपना व्यवस्थापिका टॉपिक है। इस व्यवस्थापिका टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है संसद। संसद के सदन होते हैं 2, राज्यसभा और लोकसभा। इस संसद के अंग होते हैं 3। सदन 2, अंग कितने आएंगे जी? 3। तीसरे अंग में जुड़ जाता है यहाँ पे राष्ट्रपति। तो एक है राष्ट्रपति, दूसरा है इसमें राज्यसभा और तीसरा इसमें आता है लोकसभा। तो अंग हो गए 3, एक राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पे राज्यसभा, तीसरे नंबर पे लोकसभा। सदन पूछे तो कितने आएंगे? 2 आएंगे। ये हमने जो संसदीय शासन व्यवस्था, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है केंद्र सरकार की व्यवस्थापिका। इस व्यवस्थापिका के अंतर्गत जो टॉपिक आता है दोस्तों उसका नाम आता है संसदीय शासन व्यवस्था। इस संसदीय शासन व्यवस्था जो है ना इसके 2 सदन होते हैं, 3 अंग होते हैं। ये संसदीय शासन व्यवस्था हमने कहाँ से ग्रहण की है? तो दोस्तों ये हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है जी। कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। संसदीय जो शासन व्यवस्था होती है ये केंद्र सरकार की, ये केंद्र सरकार या अपन इसको बोल सकते हैं संघीय सरकार। तो केंद्र सरकार या संघीय सरकार, केंद्रीय सरकार या दोस्तों संघीय सरकार, केंद्रीय सरकार या संघीय जो सरकार होती है इसका यह भारतीय संघीय स्तर पर कानून निर्माण की सर्वोच्च विधायिका है। तो केंद्र सरकार या संघीय सरकार की सर्वोच्च विधायिका है। क्या है जी? ये सर्वोच्च विधायिका, सर्वोच्च विधायिका है, सर्वोच्च विधायिका है। राज्य की बात करें तो वहां पे राज्य विधानमंडल होती है ना जी। सर्वोच्च विधायिका है। दूसरा पॉइंट, संघीय स्तर पर यानी कि केंद्र स्तर पर, संघीय स्तर पर कानून कौन बनाती है? तो संघीय स्तर पर कानून बनाती है संसद। संघीय स्तर पर कानून कौन बनाती है जी? संसद बनाती है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीसरा वाला, तो नोट डाल के लिखवा रहा हूँ। इसे वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहा जाता है। इसे वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं। भाई ये इम्पोर्टेंट है और अनेकों बार पेपर में पूछा जाता है। वेस्टमिनिस्टर मॉडल क्या है? तो ये वेस्टमिनिस्टर मॉडल किसके लिए आता है? संसद शब्द के लिए है इसका उल्लेख। यह इसे वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। यह केंद्र सरकार क्या भारतीय सरकार की सर्वोच्च विधायिका है। ये वेस्टमिनिस्टर मॉडल पर आधारित है, ब्रिटेन से ली गई है और संघीय स्तर पर कानून बनाने की जो है सर्वोच्च विधायिका है जी। सर्वोच्च शक्तिशाली है ये। यानी व्यवस्थापिका या विधायिका का कार्य क्या होता है? कानून निर्माण करना,
कानूनों को बनाने का कार्य किसका है जी? व्यवस्थापिका का है। लेकिन ये कानून केंद्र सरकार के लिए भी बनते हैं और राज्यों के लिए भी बनते हैं। ऐसे ही राज्य सरकार होती है व्यवस्थापिका, यानी पूरे देश के लिए जो कानून बनाती है, कौन बनाती है? व्यवस्थापिका बनाती है। जिस व्यवस्थापिका का उल्लेख संविधान के भाग 5 में आता है, अनुच्छेद 79 से 122 में आता है, तो 79 से 122 में आता है। इस संसदीय शासन व्यवस्था जो होती है कहां से हमने ग्रहण की है? ब्रिटेन से ली है। किस मॉडल पर आधारित है? वेस्टमिनिस्टर मॉडल पर यह आधारित है। केंद्र सरकार या संघीय सरकार की सर्वोच्च विधायिका है और केंद्र स्तर पर या संघीय स्तर पर कानून बनाती है। जो कानून बनाएगी, किसके लिए कानून बनाएगी? तो पूरे देश के लिए कानून बनाती है जी। देश की जनता के लिए जो कानून बनाती है व्यवस्थापिका बनाती है। इसके कितने सदन होते हैं? 2, राज्यसभा और लोकसभा। अंक कितने होते हैं जी? 3, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राज्यसभा के टॉपिक को। तो ये पहले राज्यसभा कंप्लीट करेंगे और अगली जो वाली वीडियो जो आएगी इसमें अपन लोकसभा कंप्लीट करेंगे दोस्तों, है ना। ओके, बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा तो संसद के 2 सदन हैं और अंग में भी गिना जाता है इसको। इसका उल्लेख संविधान के कौन से भाग में आता है जी? 5 में आता है। कौन से अनुच्छेद में आता है? तो आप पढ़ ही रहे हो, कौन से अनुच्छेद में आते हैं जी? 80 में ये आता है। ये जो राज्यसभा जो है, इसके एक बार पहले हम उपनाम पॉइंट देखते हैं। उपनाम, एक तो आपको ये करना है, यदि आपको राज्यसभा का उपनाम याद हो गया तो लोकसभा का जस्ट इसके अपोजिट कर दो, यानी जो उपनाम राज्यसभा के आता है अपोजिट किसके चले जाएंगे? लोकसभा के चले जाएंगे। राज्यसभा उच्च सदन है। राज्यसभा कैसा सदन है भाई? उच्च सदन है। तो निम्न सदन कौन सा आ जाएगा वहां पर? लोकसभा चला जाएगा। निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा। ये स्थायी सदन है, यानी कि पहली बार जब से बना है तब से कंटिन्यू है ये, इसको कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। स्थायी सदन है। ये अलोकप्रिय सदन है, लेकिन स्थायी तो है लेकिन अलोकप्रिय है। यहाँ पर जनता को लेना, जिसमें लेना देना होता है लोकप्रिय, जनता का लेना देना नहीं होता, वहां पे अलोकप्रिय होता है। इसके चुनाव जो होते हैं ना वो अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। तो ये कैसे आ जाएगी? अप्रत्यक्ष सदन है जी ये। उसके बाद कह रहा है कि ये जो संस्था, ये जो राज्यसभा है ना, ये राज्यों की सभा है। किसकी सभा है जी? राज्यों की सभा है। रीजन क्यों? रीजन क्या है इसका राज्यसभा होने का? राज्यों की सभा का यहाँ पर ये होता है क्योंकि राज्यों के जो एमएलए जो होते हैं वो ही यहाँ पर अपने सदस्यों को चुन करके भेजते हैं, तो इसको राज्यों की सभा कहा जाता है। तो ये उच्च सदन है, स्थायी सदन है, अलोकप्रिय सदन है, अप्रत्यक्ष सदन है, राज्यों का सदन है। दूसरा पॉइंट, इसे द्वितीय सदन कहा जाता है। दूसरा सदन है भाई ये, तो ये द्वितीय सदन है, दूसरा सदन आता है ये राज्यसभा। ठीक है जी, ये हो गए इसके उपनाम पॉइंट। तो संविधान के भाग 5 में आती है, अनुच्छेद 80 में आता है। अगर आपसे पूछे लोकप्रिय सदन कौन सा है तो लोकसभा, अलोकप्रिय राज्यसभा। अपोजिट में जाएंगे सीधे सीधे। यहाँ पर द्वितीय सदन आता है, दूसरा वो पहला सदन चला जाएगा। ये अलोकप्रिय, वो लोकप्रिय। ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं इसलिए अप्रत्यक्ष सदन, वो प्रत्यक्ष होते हैं तो प्रत्यक्ष सदन। ये स्थायी सदन है, वो अस्थायी सदन है। ये उच्च सदन है, वो निम्न सदन है। ये राज्यों की सभा है, वो लोगों की सभा होगी जी। ठीक है, इसको विद्वानों या वरिष्ठों का सदन और कहा जाता है, क्योंकि यहां पर जो है इसको अपन विद्वानों या वरिष्ठों का सदन भी कहते हैं, क्योंकि यहां जो लोग पहुंचते हैं ना वो 30 वर्ष की आयु वाले पहुंचते हैं, इसलिए इसको विद्वानों या वरिष्ठों का सदन भी कहा जाता है। दोस्तों देखते हैं उपनाम के बाद इसकी जो वर्तमान जो संरचना है वो किस प्रकार से है। तो सदस्यों की संरचना, राज्यसभा में सदस्यों की संरचना किस प्रकार से है? सदस्यों की संरचना दोस्तों, अपना भारतीय जो संविधान है इसमें इनकी वर्तमान जो सीट है वो निर्धारित की गई है 245। कितनी है जी? 245। अधिकतम इनकी सीट होती है 250। राज्यसभा की वर्तमान सीट है 245 और अधिकतम जो सीट है राज्यसभा की वो है भाई 250। यानी कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं वर्तमान में? 245। अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं। अब इन 245 सदस्यों को मैं 2 भागों में विभाजित करता हूं। एक है जी इसमें से निर्वाचित सदस्य,
एक है इनमें कैसे निर्वाचित सदस्य और एक होते हैं भाई इनमें मनोनीत सदस्य। एक तो है जी निर्वाचित सदस्य और एक होते हैं इनमें मनोनीत सदस्य। निर्वाचित सदस्य का अर्थ ये होता है जिनके चुनाव होते हैं, उन्हें कैसा सदस्य कहा जाता है, निर्वाचित सदस्य। और जिनके चुनाव नहीं हो, जिनको राष्ट्रपति सीधे ही कह दे जी आपको राज्यसभा का सदस्य बना रहे, जाओ पहुंचो आप तो सीट ले लो, वो कैसे आगे, मनोनीत सदस्य। कितने सदस्यों के चुनाव नहीं होते हैं, 12 सदस्यों के चुनाव नहीं होते हैं। ये 12 जो सदस्य होते हैं ना, इनको मनोनीत करेंगे। कौन मनोनीत करेगा भाई, तो राष्ट्रपति के द्वारा इनको मनोनीत किया जाता है। अब किसी को भी कर सकता है क्या, नहीं, उसके लिए तो इन्होंने शर्त निर्धारित कर रखी है कि जो इन क्षेत्रों में आएगा उनको करेंगे। किसी में कोई कला होनी चाहिए, जैसे पढ़ाने की कला है, पढ़ने की कला है, संगीत की कला, नृत्य करने की कला, तो कोई भी कला हो सकती है। तो जिसमें कोई आर्ट हो, कला, विज्ञान से संबंधित कोई व्यक्ति अच्छे काम करते हैं, जो कोई अच्छा लिटरेचर लिखता है, साहित्य, समाज सेवा से रिलेटेड जो काम करते हैं, तो ये 4 तो भाई मूल संविधान में लिखे हुए थे। और 2014 में इसमें एक क्षेत्र और जोड़ दिया गया, वो था खेल। 2014 में एक और जोड़ दिया गया, वो कौन सा था, खेल। और खेल से मनोनीत होने वाला एकमात्र जो व्यक्ति आता है वो सचिन तेंदुलकर है जी। उम्मीद है दोस्त समझ में आया होगा। मैं कह रहा हूँ कि राज्यसभा की वर्तमान सीट 245 है। इनको 2 भागों में बांटेंगे, निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य कितने होते हैं, 12। 12 को मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा। कितने क्षेत्र मनोनीत किया जाता है, तो मूल संविधान में 4 क्षेत्र थे, 2014 में इसमें एक और जोड़ दिया गया। वो जो जोड़ा गया है वो खेल से खेल इसमें जोड़ा गया है। और खेल से मनोनीत होने वाले जो आते हैं वो कौन है, सचिन तेंदुलकर आते हैं जी। अब कितने बच गए, 245 में से 12 माइनस करेंगे, कितने सदस्य बच गए, 233 सदस्य। तो निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं, इसमें 233। अब इन 233 को मैं पुनः 2 भागों में बांट देता हूं। एक तो होते हैं राज्यों से निर्वाचित, भाई ये पॉइंट टू पॉइंट आप देखते जाना, राज्यों से निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं। और एक होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित सदस्य। मैं निर्वाचित को 2 भागों में विभाजित कर रहा हूं, वो तो हो चुके कंप्लीट मनोनीत वाले। तो राज्यों से मनोनीत, राज्यों से निर्वाचित कितने होते हैं, यूटी से कितने होते हैं, तो कह रहा है यूटी से तो निर्वाचित होंगे 4 सदस्य। यूटी से कितने होंगे, 4। इन चारों को 2 भागों में बांटते हैं। दिल्ली से 3 सदस्य और पुडुचेरी से 1 सदस्य। यानी कि कितने केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें राज्यसभा की सीट है, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें राज्यसभा की सीट है, दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली में सीट आती है इनकी 3 और पुडुचेरी में इनकी सीट आती है 1। तो 2 यूटी है जिनमें राज्यसभा की सीटें हैं। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि अब जम्मू कश्मीर जो अपना यूटी बन चुका है, उस यूटी में भी राज्यसभा की सीटें होंगी। ये नोट डाल करके आपको मैं यहाँ पे बता देता हूं, नोट डाल के लिखते हैं जी ये पॉइंट कि 3 यूटी हो चुके हैं। तीसरा जो यूटी है वो कौन सा आता है, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की सीट को उतनी आ गई, 4 सीटें आएंगी राज्यसभा की यहाँ पे। ठीक है जी, थैंक यू। राज्यों से बात करते हैं, राज्यों की अपन बात करते हैं। 233 में 4 माइनस करें, कितने आ गए, 229 सदस्य। कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं जी, 229 सदस्य निर्वाचित होते हैं। अब इन 229 में से सर्वाधिक सीट कौन से पार्टी, सर्वाधिक सीट कौन से राज्य की है, तो सर्वाधिक सीट कौन से राज्य से आती है, तो मैं आपको बता देता हूं। ये जो सीट निर्धारित की गई है ये 1971 की जनगणना के आधार पर 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित है। ठीक है जी, तो 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित है। जिस राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या होगी उसकी सीट ज्यादा हो जाएगी। तो किस राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या आती है, यूपी की। तो कितनी सीट है जी यूपी में, तो यूपी की सीट है 31। कितनी सीट है भाई, 31। किस राज्य में सर्वाधिक राज्यसभा की सीट आती है, तो उत्तर प्रदेश में आती है 31 सीट। अब थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, भारत में जो 7 सिस्टर्स जो राज्य हैं, भारत के जो 7 सिस्टर्स राज्य हैं, उन राज्यों को आप शामिल कर दो। और इसके अलावा गोवा और सिक्किम, इन 9 राज्यों को शामिल कर देते हैं। तो इन 9 राज्यों में केवल 1 ही सीट है। एक सभी राज्यों में राज्यसभा की कितनी सीट आती है, 1 ही सीट आती है। अपन इसको यहाँ पर लिखता हूँ, अधिकतम सीट को फिर अपन आगे बना देंगे जी, है ना, अगली स्लाइड में करेंगे अधिकतम सीट को। दोबारा से देखिएगा, वर्तमान सीट 245,
दो भागों में बांटा, निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। मनोनीत कितने होते हैं 12, निर्वाचित कितने होते हैं 233। 233 में से राज्यों से कितने निर्वाचित होते हैं 229। यूटी से कितने आते हैं 4, दिल्ली से कितने 3, पुडुचेरी से कितने 1, और जम्मू कश्मीर में भी सीटें हो जाएंगी 2024 से। कितनी हो जाएंगी यहाँ पर 4 सीटें हो जाएंगी। तो 3 यूटी में सीट आ जाएंगी, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। किस राज्य में सर्वाधिक सीट आती है यूपी में। अब मैं बात करता हूं सबसे कम सीट वाले राज्य। तो राज्यसभा की सीट कम है, तो सर्वाधिक तो यूपी की बता दी, कम 7 सिस्टर्स वाले राज्य। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, तो उत्तर से उत्तरी पूर्वी वाले जो क्षेत्र होते हैं वो। उसके बाद है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये तो होगी जी अपने 7 सिस्टर्स राज्य। इसके अलावा गोवा और सिक्किम। तो दोस्तों ये जो 9 राज्य है ना, इन 9 राज्यों में सभी में कितनी सीट आती है, 1-1 सीट है। तो कितने राज्य ऐसे हैं जिनमें राज्यसभा से 1 सीट आती है और अनेकों बार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7 सिस्टर्स गोवा सिक्किम, 7 सिस्टर्स गोवा सिक्किम। सबसे ज्यादा सीट पूछे यूपी में, कितनी सीट है 31 सीट है। सबसे कम सीट पूछे तो इन राज्यों की सबसे कम सीट आती है, 1-1 सीट है। यूटी में आपसे पूछे तो यूटी में आप बता दोगे भाई दिल्ली में 3 आती है, पुडुचेरी में 1 आती है 2024 में, जम्मू कश्मीर और शामिल हो जाएगा तो जम्मू कश्मीर यूटी में कितनी आ जाएंगी 4 सीट आ जाएंगी। ठीक है जी, ये थी राज्यसभा की वर्तमान सीट। बात करते हैं आगे इनकी अधिकतम सीट की। तो कहता है राज्यसभा की अधिकतम जो सीट है वो कितनी हो सकती है। तो भाई 5 सीट राज्यसभा की अपन अधिकतम सीट में बढ़ा देंगे। 245 थी, कितनी कर दी 250। वही 2 भागों में इनको विभाजित कर देंगे। एक होते हैं इनमें निर्वाचित सदस्य और एक होते हैं इनमें मनोनीत सदस्य। निर्वाचित वो होते हैं जिनके चुनाव होते हैं, मनोनीत वो होते हैं जिनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कर दिया जाएगा। अब इन राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को, जब 250 सीट होंगी तब मनोनीत किया जाएगा, वही 12 सदस्यों को। कि कौन मनोनीत कर रहा है, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जा रहा है। कितने क्षेत्रों में इनको मनोनीत किया जाता था, तो मूल संविधान में तो 4 क्षेत्र थे। मूल संविधान में कितने क्षेत्र थे जी 4, और वर्तमान में कितने क्षेत्रों में इनको मनोनीत किया जाता है, तो 5 क्षेत्र में। तो मूल संविधान में क्षेत्रों की संख्या थी 5 और वर्तमान संविधान में क्षेत्रों की संख्या आती है जी 5। कौन कौन से क्षेत्र हैं, वही जो पहले हमने पढ़े थे। कला है, दूसरा है विज्ञान, तीसरा साहित्य, तो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, ये 4 जो थे ये तो मूल संविधान से स्टार्ट थे। और 5वां 2014 में शामिल किया गया था खेल, और खेल से मनोनीत होने वाले एकमात्र आते हैं सचिन तेंदुलकर जी। निर्वाचित सदस्य की बात करें 250 में से अपन -12 करेंगे तो यहाँ पर संख्या जो 5 पहले बढ़ा देते हैं उनकी तो आ जाती है 234। 229 पहले थे जी, अब कितने आगे 234। इनको फिर से 2 भागों में बांटते हैं, राज्यों से निर्वाचित सदस्य और यूटी से निर्वाचित सदस्य। यूटी से वही सीट अभी तो 4 ही बता रखी थी, जिनको फिर 2 भागों में बांट देते हैं। दिल्ली से सीट आती है 3 और पुडुचेरी से यहाँ पर सीट आती है 1। और अब अपने को पता है, नोट डाल के पीछे वाले पॉइंट में लिखा था कि जम्मू कश्मीर में भी राज्यसभा की सीट होंगी। कब होंगी 2024 से स्टार्ट हो जाएंगी। और कितनी सीट आएंगी जी 4 सीटें यहाँ पर आ जाएंगी। राज्यों से बात करते हैं 234 में से 4 माइनस कर देते हैं अपन, तो यहाँ पर 234 में से 4 माइनस करेंगे तो फिर राज्यों से सीट आ जाएंगी जी इनकी 229 सीटें जो होंगी जी यहाँ पर किसकी आ गई, राज्यों की आ गई। तो इस प्रकार से, हाँ जी, इस प्रकार से अपना टॉपिक आता है अधिकतम सीटों का। तो ये 5 क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत करेंगे और इन 250 में से 234 सदस्य जो होंगे यहाँ पर क्या होंगे जी निर्वाचित होंगे। ठीक है भाई,
सॉरी यहाँ पे क्या लिख दिया, 229, सॉरी यहाँ पे 238, 5 हमको प्लस करना है ना, 238 सदस्य। 238 सदस्य यहाँ से क्या आते हैं, राज्यों से निर्वाचित होकर के आते हैं भाई। अगला पॉइंट देखते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा है राज्यसभा से रिलेटेड 2 पॉइंट कि राज्यसभा जो होती है इसका उपनाम क्या आता है, सदस्यों की संरचना किस प्रकार से है, सदस्यों की संरचना को 2 भागों में बांटा है, वर्तमान सीट, और दूसरा इसमें आता है दोस्तों अधिकतम सीट। अधिकतम सीट जो है 250 होगी, 12 को मनोनीत किया जाएगा, 234 निर्वाचित होंगे। इसमें से 234 में से राज्यों से आते हैं, राज्यों से 238 सदस्य, 4 यूटी से आ जाएंगे। वही सर्वाधिक पूछे तो आप यूपी से बता दोगे। यूपी से कितनी सीट है जी, 31, और वो 7 सिस्टर्स गोवा सिक्किम में आप कम कर ही दोगे, एक सीट वहां से आती है जी, है ना। अगला पॉइंट करते हैं इन राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता। तो राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता, दोस्तों ये योग्यता जो है ना, ये समझ लो कि हर पेपर में पूछी जाती है। राज्यसभा के सदस्यों की आयु कितनी होगी, तो राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता, पहला टॉपिक हमने पढ़ा था इसका उपनाम टॉपिक, दूसरा टॉपिक जिसमें पढ़ा है हमने संरचना, तीसरा टॉपिक आता है राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता। योग्यता की बात करें तो दोस्तों वह भारत का नागरिक हो, ये तो आपको पता ही है, सभी के साथ साथ चलेगी जी, दिवालिया पागल घोषित ना हो, सभी में आएगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट आती है जी इसमें उम्र, और उम्र कितनी चाहिए यहाँ पर, 30 वर्ष की उम्र चाहिए। राज्यसभा वह है जिसके सदस्यों के लिए उम्र कितनी चाहिए, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। तो ये राज्यसभा की सदस्य सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसकी योग्यता वाला। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं दोस्तों इसके पॉइंट में कि ये जो सदन होता है, इस सदन का जो उल्लेख है ना, वो 4थी अनुसूची में भी सीटों का उल्लेख आता है। तो जी 4थी जो अनुसूची है, नोट डाल के लिखते हैं अपन, जो 4th अनुसूची है, हमने पढ़ाई भी थी इस अनुसूचियों के बारे में। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख मिलता है, राज्यसभा की सीटों का उल्लेख मिलता है, सीटों का उल्लेख मिलता है। उस टाइम पे भी हमने इसको अच्छे से क्लियर किया था, अनुसूची वाले टॉपिक में राज्यसभा की सीटों के बारे में उल्लेख मिलता है, जो 1971 की जनगणना के ऊपर आधारित है। ये इम्पोर्टेंट है, अनेकों बार पेपर में आया हुआ है। कौन सी जनगणना के ऊपर आधारित होता है, तो 1971 की जनगणना के ऊपर आधारित है। पहला पॉइंट जी हमने इसमें पढ़ा है उपनाम, दूसरा पढ़ा है संरचना, तीसरा पढ़ा है संसद राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता, चौथा पॉइंट इसमें आता है राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति। तो नियुक्ति या इनके चुनाव, पहले अपन लिखते हैं चुनाव प्रणाली, नियुक्ति से पहले चुनाव की प्रणाली, ये इंपॉर्टेंट है जी। चुनाव प्रणाली, इनकी चुनाव प्रणाली आती है वही है जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में हमने पढ़ी थी, समानुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, समानुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ये राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की प्रणाली है जी। एक है ये, दूसरा चुनाव होते हैं प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, तो अप्रत्यक्ष रूप से इनके चुनाव होते हैं। अब कौन करेगा, तो जो राज्यों की जो विधानसभा, अभी हमने उपनाम पढ़ा था कि राज्यसभा की होती है राज्यसभा, यानी कि राज्यों की होती है। तो अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभा, राज्यों की विधानसभा के प्रतिनिधियों के द्वारा, राज्य की विधानसभा की प्रतिनिधियों के द्वारा, यानी कि विधानसभा जो होती है उनमें होते हैं एमएलए यानी विधायक। तो ये जो एमएलए या जो विधायक होते हैं ना जी, ये लोग चुनते हैं कि किसको राज्यसभा में भेजा जाएगा। यह है चुनाव की प्रणाली। चुनाव कौन करवाएगा, तो चुनाव का आयोग केंद्रीय निर्वाचन आयोग। इनके चुनाव कौन सा आयोग करवाता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। चुनाव की प्रणाली थी इनकी ये अप्रत्यक्ष रूप से समानुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं आयोग के बाद चुनाव में इनकी किस प्रकार से वो होती है, तो नियुक्ति किस प्रकार से होती है, नियुक्ति। तो नियुक्ति कौन करेगा,
राज्यों की विधानसभा, राज्यों की विधानसभा, राज्यों की विधानसभा के प्रतिनिधियों के द्वारा, प्रतिनिधियों यानी कि एमएलए या विधायकों के द्वारा जो इनकी नियुक्ति की जाती है, प्रतिनिधियों के द्वारा जो इनकी नियुक्ति की जाती है जनगणना के आधार पर या जनसंख्या के आधार पर के द्वारा, जनसंख्या के आधार पर। भाई कहने का अर्थ ये है, जैसे राजस्थान है, अब राजस्थान जो राज्य है ना, इसमें 200 सीट है विधानसभा की। ये जो 200 विधायक जो होते हैं ना, और राज्यसभा की राजस्थान में जनसंख्या के आधार पर सीट आती है 10 और लोकसभा की सीट आती है 25। उन लोकसभा की 25 सीटों पर तो जनता प्रत्यक्ष रूप से उनको चुनाव करके भेजती है। अब राजस्थान क्या किसी भी राज्य की विधानसभा है, बात करता हूँ राजस्थान की विधानसभा की। इस राजस्थान की विधानसभा में कुल एमएलए विधायक कितने हैं? 200। ये 200 एमएलए जो होंगे ना, ये अपने सदस्य 200 एमएलए जो होंगे ना, ये 200 एमएलए किन्हीं भी 10 सदस्यों को राज्यसभा में भेजेंगे जी। किन्हीं भी 10 सदस्यों किस में भेजते हैं? राज्यसभा में भेजते हैं। ठीक है भाई, इस प्रकार से तो राज्यों की विधानसभा के प्रतिनिधियों के द्वारा जनसंख्या के आधार पर इनका क्या होता है? चुनाव होता है, तो इनकी नियुक्ति होगी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इनको सेवानिवृत्ति, ऐसा देखिएगा सेवानिवृत्ति। सेवानिवृत्ति क्या कहता है? प्रति 2 वर्ष बाद, प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 यानी कि 33%, प्रति 2 वर्ष बाद 33% सदस्य रिटायर होते रहते हैं, सेवानिवृत्त होते रहते हैं। 1/3 सदस्य सेवानिवृत्ति होते रहते हैं। ठीक है जी। प्रत्येक का कार्यकाल, अगला पॉइंट आता है कार्यकाल। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का आता है? 6 वर्ष का। और सभी का आपको क्या करना है? 5 वर्ष का। लोकसभा 5, प्रधानमंत्री 5, उपराष्ट्रपति 5, लेकिन राज्यसभा क्या करोगे? 6 करोगे। बाकी सबका क्या जाएगा कार्यकाल? सिर्फ यहाँ पर 6 वर्ष का, सबका 5 वर्ष का। राज्यसभा कितना वर्ष का आता है जी? 6 वर्ष का कार्यकाल आता है। सेवानिवृत्ति के बाद हमने पढ़ा है जिनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब इनके सदस्यों की संरचना होती है वो देखिएगा। ये है जी राज्यसभा। राज्यसभा में सबसे ऊपर होते हैं सभापति। सबसे ऊपर कौन होता है भाई? सभापति। इस सभापति के नीचे होते हैं उपसभापति और उपसभापति के नीचे आता है अन्य सदस्य। अन्य सदस्य, इन सदस्यों की संख्या आपको पता ही है कितनी होती है? 245। ध्यान से देखिएगा, ये जो राज्यसभा का सभापति होता है ना, ये कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और ये उपराष्ट्रपति जो होगा राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य करेगा, जिसके चुनाव बाहर से होंगे यानी कि सदस्यों में से नहीं होंगे। इन 245 सदस्यों में से किसका चयन किया जाएगा? उपसभापति का चयन किया जाएगा। 245 सदस्यों में से किसका चयन किया जाता है? यहाँ पर उपसभापति का चयन किया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा राज्यसभा का सभापति होता है, तो वहाँ पे आएगा पदेन सभापति या राज्यसभा का सदस्य। तो सदस्य नहीं होता है, ये तो पदेन उपराष्ट्रपति जो होता है इसका पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। तो उपराष्ट्रपति सभापति होगा। उपराष्ट्रपति पदेन यानी जब तक पद पर है, उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। ये सदस्य नहीं होता, होता है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ऐसे छोटे छोटे आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों आपसे मैं अनेकों बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपको ये हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो आप इनको लाइक किया करें। और आप देखते हैं व्यूज़ अच्छे आते हैं, लेकिन आप लोग देखते हो लाइक नहीं करते, और आपके एक लाइक से हमें अत्यधिक मोटिवेशन मिलती है और पूरी कोशिश करते हैं हम कि और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए उपस्थित कर सके, और भी बेहतर तरीके से हम इसको करना चाहते हैं।
तो आप जितना भी हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें इसको मोटिवेट मिले। और आपके सब्सक्राइब करने से ऐसा थोड़ा है कि भाई आपका कुछ इसमें पैसे कटते हैं कुछ भी, बस सब्सक्राइब से इसका हमें कुछ इसका बेनिफिट मिलेगा कि आपके लिए हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट यहाँ पर उपलब्ध कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर जैसे राज्यसभा टॉपिक आता है, राज्यसभा के बारे में फुल डायग्राम के तहत हम आपको पढ़ाएंगे। अभी आगे संसद जब पढ़ाऊंगा, नया जो नवीन संसदीय भवन बना है उसके बारे में आपको एक चीज़ दिखाऊंगा वहाँ पर मैं। तो आप ये लाइक ज़रूर किया करें ताकि हम अच्छे से मोटिवेट हों। चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो पदेन सभापति यहाँ पर कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। इसके चुनाव इसमें से नहीं होते हैं। जैसे उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? जगदीप धनखड़ है जी। अब ये जो जगदीप धनखड़ है ये उपराष्ट्रपति तो है ही है, साथ ही राज्यसभा का क्या है? सभापति भी है। राज्यसभा का क्या है जी? सभापति है। ये जो उपसभापति है इसका नाम है वर्तमान में हरिवंश सिंह नारायण। हरिवंश सिंह नारायण ये वर्तमान में उपसभापति जी है। हरिवंश सिंह नारायण वर्तमान के उपसभापति हैं। अब जो ये हरिवंश सिंह नारायण जी जो है इनके जो चुनाव है ना वो किसके रूप में हुए? उपसभापति के रूप में। ये किस में से चुने गए हैं जी? सदस्य के रूप में चुने गए, ना कि इनके चुनाव कहीं बाहर से हुए हैं। तो 1/3 33% सदस्य यहाँ पर सेवानिवृत्त होते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष का। अब इनमें से कार्यकाल 6 वर्ष किस किस का है? इसका कार्यकाल 6 वर्ष का है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का है। लेकिन सभापति का या उपराष्ट्रपति का इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का कार्यकाल होगा जी। ठीक है, तो ये पॉइंट था जी इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं इनकी शपथ। शपथ कौन दिलाता है? तो भाई वही पॉइंट है, सबसे ऊपर आता है सभापति, सभापति के नीचे आते हैं उपसभापति और उपसभापति के नीचे आते हैं सदस्य। अभी अभी पढ़ा था सभापति राज्यसभा का कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति वाले टॉपिक में हमने खूब अच्छे से क्लियर किया था कि इस उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है जी? राष्ट्रपति दिलाता है। तो जाहिर सी बात है राष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति का इसमें कोई उल्लेख नहीं मिलेगा। मिलेगा उपराष्ट्रपति को शपथ का उल्लेख मिलता है। उपसभापति सदस्य इनको शपथ कौन दिलाता है? तो सभापति के द्वारा। इनको सदस्य कौन दिलाएगा? तो सभापति के द्वारा जी इनको शपथ दिलाई दी जाती है। सभापति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। शपथ दिलाई जाती है। ये थी जी इनकी शपथ के बारे में पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं त्यागपत्र की। त्यागपत्र। सभापति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। सभापति किसको त्यागपत्र देता है? राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। और उपसभापति व अन्य सदस्य, उपसभापति व अन्य सदस्य सभापति को त्यागपत्र देते हैं। सभापति को त्यागपत्र देते हैं। सभापति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। ठीक है जी। सभापति किसको त्यागपत्र देता है? राष्ट्रपति को। ये उसको त्यागपत्र देता है। यही हम पढ़ रहे हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है लेकिन राज्यसभा लोकसभा का सदस्य नहीं होता है। कार्यकाल आप पढ़ी चुके हो, योग्यता इनकी हो गई। अलग से शपथ का उल्लेख जी इसमें आता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं प्रथम राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो फर्स्ट राज्यसभा का गठन, पहली बार राज्यसभा का गठन कब हुआ और पहली बार इसकी बैठक कब हुई? दोस्तों ये समझ लो, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट राज्यसभा की बैठक, ये समझो कि हर पेपर में इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहली बार राज्यसभा गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को। और पहली बार बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। यानी कि पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में जी। और उसी समय से लगातार ये कंटिन्यू चली जा रही है, स्थायी सदन होता है।
फर्स्ट जो राज्यसभा थी इसके सभापति कौन थे? तो पहली बार राज्यसभा के सभापति, आपको पता है सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो जो पहले उपराष्ट्रपति थे वही राज्यसभा के सभापति आ जाएंगे। कौन थे सबसे पहले उपराष्ट्रपति? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो थे ये प्रथम सभापति थे जी, प्रथम सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम उपसभापति, ये प्रथम सभापति थे। तो अब बात कर रहे हैं प्रथम उपसभापति की। प्रथम उपसभापति थे जी इसमें हरिवंश एस.वी. कृष्णमूर्ति राव, एस.वी. कृष्णमूर्ति राव, ये प्रथम क्या थे? उपसभापति। नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्तमान सभापति। वर्तमान सभापति, तो वर्तमान सभापति का नाम आपको पता ही है, जगदीप धनखड़, जो राजस्थान से है, झुंझुनू जिले के ठिकाना गांव से जगदीप धनखड़ जी। फिर कह रहे हैं वर्तमान में उपसभापति, वर्तमान में उपसभापति कौन है? तो अभी अभी हमने पढ़ा था हरिवंश सिंह नारायण जी। हरिवंश सिंह नारायण जो है ये वर्तमान में उपसभापति है भाई, ठीक है जी। ये पॉइंट था। प्रथम राज्यसभा गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। प्रथम राज्यसभा की बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। और प्रथम उपराष्ट्रपति और सभापति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। वर्तमान में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो जगदीप धनखड़ है। प्रथम जो उपसभापति थे एस.वी. कृष्णमूर्ति राव थे। वर्तमान उपसभापति आते हैं हरिवंश सिंह नारायण जी है जी। नेक्स्ट पॉइंट, एक लास्ट टॉपिक बचता है इसमें, राज्यसभा जो है, इस राज्यसभा के कार्य, राज्यसभा के कार्य। तो दोस्तों जब आपने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति टॉपिक पढ़ाई है तो इसमें आप आराम से बता सकते हो कि ये राष्ट्रपति के चुनावों में भाग लेती है। तो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनावों में भाग लेती है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है, कि चुनाव में भाग लेते हैं, सदस्य भाग लेते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, धन विधेयक जो होता है ना, उस धन विधेयक से रिलेटेड आपसे ये समझ लो क्वेश्चन पूछेगा। धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकती है, केवल 14 दिन तक रोक सकती है। कौन? राज्यसभा। केवल 14 दिन तक रोक सकती है, या अगर पारित कर दे तो अच्छी बात है 2/3 बहुमत से, अगर नहीं करती है ना तो केवल 14 दिन तक रोक सकती है, इसके अलावा इसको कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती है जी। तीसरा पॉइंट, एक होता है कि जैसे कोई भी सामान्य विधेयक है तो उस पर 2/3 बिल से जब तक ये पास नहीं तब तक पारित माना नहीं जाएगा। तो दोनों 2/3 से पास करना दोनों सदनों को जरूरी होता है। लेकिन केवल धन विधेयक को ये 14 दिन तक रोक सकती है, इसके पास एक शक्ति होती है जी ना। अगली शक्ति की बात करते हैं कि राज्यसभा जो होती है, इस राज्यसभा जो है उपराष्ट्रपति को पद से हटाती है। उपराष्ट्रपति को पद से, तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया थी हमने आपको बताया था, हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है केवल राज्यसभा में। हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति के भी सदस्य, राष्ट्रपति को पद से हटाने में भाग लेती है। तो राष्ट्रपति को भी पद से हटाने की प्रक्रिया में भाग लेती है, भाग लेते हैं इसके सदस्य में भाग लेते हैं। भाई जब हमने पढ़ा था राष्ट्रपति जो है उसको चुनाव में भाग लेते हैं राज्यसभा लोकसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति के में राष्ट्रपति में केवल निर्वाचित सदस्य, उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। हटाने में महाभियोग प्रक्रिया जैसी शब्द का प्रयोग आया था यहाँ पे उपराष्ट्रपति के चुनाव को उपराष्ट्रपति पद से हटाने में, और जो उपराष्ट्रपति जो हटाए जाते हैं वो केवल राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा हटाए जाते हैं। यानी कि जो महाभियोग की प्रक्रिया जो थी वो कहाँ पर लागू की जाती है? केवल राज्यसभा में इसको लागू किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि कोई भी राष्ट्रीय सूची का विषय है, कोई भी राज्य सूची का विषय तो उसे राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है जी। आर्टिकल आता है 249 अनुच्छेद नंबर है 249।
ये कहता है कि कोई भी राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची के विषय को, राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दे सकती है, राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दे सकती है, राज्य सूची के विषय को किसका दर्जा दे सकती है, ये राष्ट्रीय महत्व का, यानी पूरे देश का जिसको बना सकती है, राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दे सकती है अगर राज्यसभा 2 या 2 से अधिक विधान मंडलों द्वारा। अगला एक आर्टिकल आता है जी 252, 252, 2 या 2 से अधिक विधान मंडलों, 2 या 2 से अधिक विधान, 2 या 2 से जो अधिक विधान मंडल है, जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, गुजरात है ना, तो इनके द्वारा कोई भी विषय पारित किया गया, 2 या 2 से अधिक विधान मंडलों के द्वारा पारित विषयों पर कानून, पारित विषयों पर कानून, अगर उन्होंने, जैसे राजस्थान, हरियाणा, गुजरात ये राज्य है, इन्होंने कह दिया कि इस पर कानून जो होगा ना, हमारे वाले जो पॉइंट्स है, राजस्थान के पास जो राज्य सूची के विषय है, जैसे 61 विषय होते हैं, इन पे विषय पर राज्य सरकार कानून बनाए, तब ये कानून बना सकती है। 2 या 2 से अधिक विधान मंडलों के द्वारा पारित विषयों पर कानून राज्य सरकार बना सकती है, राज्य सरकार बना सकती है। दोस्तों ये टॉपिक था आपका राज्य सरकार का, राज्यसभा का। राज्यसभा वाले टॉपिक में हमने स्टार्टिंग जो देखते हैं उसको हमने दोबारा से रिकॉल करते हैं। एक टॉपिक आया था संसदीय शासन व्यवस्था, तो संसदीय जो शासन व्यवस्था जो थी, इस संसदीय शासन व्यवस्था में दोस्तों हमने स्टार्ट किया था केंद्र सरकार की व्यवस्थापिका से, और केंद्र सरकार की जो व्यवस्थापिका थी, इस केंद्र सरकार की व्यवस्थापिका में दोस्तों हमने पढ़ा है संसदीय व्यवस्थापिका भाग 5 में आती है, 79 से 122 में आती है। इसमें आती है संसद, संसद को भारत का वेस्ट मिनिस्टर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटेन से हमने ये लिया है। केंद्र सरकार या संघ सरकार की सर्वोच्च विधायिका जो होती है संसद होती है। संघीय स्तर पर कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है। कानून बनाने का काम किसका होता है? संसद का होता है। किसके लिए बनाएगी? पूरे देश के लिए बनाएगी। सदन कितने होते हैं? 2, राज्यसभा लोकसभा। अंक कितने होते हैं? 3, राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा। राष्ट्रपति को पहले हमने 4 वीडियोज में कंप्लीट कर लिया है। इस वाली वीडियो में राज्यसभा कंप्लीट कर दिया है इस वाली वीडियो में, और जो आगे वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम लोकसभा को कंप्लीट करेंगे जी। राज्यसभा जो होती है इसके अनुच्छेद जो आते हैं 80 में हमने इस टॉपिक को पढ़ा है। ये जो अनुच्छेद 80 जो है इसका उल्लेख भाग संविधान के 5 में आता है। राज्यसभा जो होता है इसके उपनाम टॉपिक पढ़ा सबसे पहले। उपनाम के बाद दोस्तों हमने जाना है कि 1971 की जनगणना के आधार पर इसके वर्तमान संरचना निर्धारित की गई है, और वर्तमान में सीटों की संख्या जो है 245 है। 2 भागों में विभाजित किया। निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य। किस राज्य से सर्वाधिक सीट है? यूपी से सबसे कम सीट इन 7 सिस्टर्स राज्यों में 2 राज्य गोवा और सिक्किम में 1-1 सीट आती है, बाकी सभी में ठीक है। दिल्ली पुडुचेरी में यहाँ पर 2 में ही थी, तो ये 69वें संविधान संशोधन के तहत इनमें यहाँ पर क्या किया गया था? 69वें संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली और पुडुचेरी में यहाँ पर राज्यसभा की सीटें निर्धारित की गई थी और विधानसभा की सीटें निर्धारित की गई थी इनकी। और दिल्ली 3 सीट आती है, पुडुचेरी में 1 आती है। 2024 में सीटें आ जाएंगी। जम्मू कश्मीर में 4 सीट आएंगी। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमने पढ़ा था इसके अधिकतम सीटों के बारे में, तो ये अधिकतम सीट है निर्वाचित और मनोनीत वाला पॉइंट हमने पढ़ा। सदस्यों की संरचना के बाद तीसरा टॉपिक है सदस्यों की योग्यता। नागरिक होनी चाहिए भारत के, उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। चौथी अनुसूची में भी राज्यसभा की सीटों का उल्लेख मिलता है जो जनगणना के आधार पर निर्दिष्ट है। 1971 जनगणना के आधार पर चुनाव प्रणाली समानुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर चुनाव होते हैं। इसके अलावा अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा की विधानसभाओं के प्रतिनिधि जो एमएलए जो होते हैं उनके द्वारा इनका चयन किया जाता है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग इनका चुनाव करवाता है। नियुक्ति की बात कर रहे हैं कि जैसे माना कि राजस्थान में विधानसभा के 200 सदस्य होते हैं। ये 200 सदस्य 10 सदस्यों को राजस्थान से कहाँ पर भेजेंगे? तो राज्यसभा में भेजेंगे, तो विधायकों के द्वारा इनका क्या होता है? चुनाव होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने इसमें पढ़ा था सेवानिवृत्ति। कितने सदस्य सेवानिवृत्ति प्राप्त होते हैं? तो 2 वर्ष बाद प्रत्येक 1/3 या 33% सदस्य जो होते हैं सेवानिवृत्त होते रहते हैं, लेकिन सभी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। अब यहाँ पे पॉइंट हमने पढ़ा कि सबसे ऊपर राज्यसभा में सबसे ऊपर होता है सभापति। ये जो
सभापति होता है, ये सभापति उपराष्ट्रपति होता है जो पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ना लोकसभा का सदस्य होता है ना राज्यसभा का सदस्य, नहीं होता है सदस्य। जगदीप धनखड़ वर्तमान में है तो जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का है। ये जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति भी है और राज्यसभा के सभापति के रूप में भी है। इनका कार्य ये होता है कि कार्यवाही चलाएंगे, सदन की कार्यवाही का काम करना किसका कार्य होता है? सभापति का काम होता है। उपसभापति सदस्य, सदस्यों में से उपसभापति का चयन किया गया तो उपसभापति और सदस्य कार्यकाल यहाँ पर 6 वर्ष आया। हरिवंश सिंह नारायण वर्तमान में कौन है जी? वर्तमान में उपसभापति है। सभापति को शपथ कौन दिलाता है? तो सभापति को शपथ उपराष्ट्रपति या सभापति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, जबकि उपसभापति और सदस्यों को शपथ सभापति के द्वारा दिलाई जाती है। सभापति जो होता है त्यागपत्र जो अपने सभापति यानी उपराष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देगा? राष्ट्रपति को देगा। और उपसभापति और सदस्य किसको त्यागपत्र देते हैं जी? सभापति को अपना त्यागपत्र देते हैं। उसके बाद पढ़ा था पहली बार राज्यसभा गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। पहली बार बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। उसके बाद प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, वर्तमान में है जगदीप धनखड़ जी। प्रथम उपसभापति एस वी कृष्ण मूर्ति राव थे और वर्तमान में आते हैं हरिवंश सिंह नारायण जी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों इनके कार्य। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है, केवल 14 दिन तक रोक सकती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा के सदस्य ही होते हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाने में भी प्रक्रिया में भी भाग लेते हैं राज्यसभा के सदस्य। 249 अनुच्छेद और 252 अनुच्छेद में कहते हैं कि राज्य सूची के विषय को राष्ट्र महत्व दे सकती है और कोई भी 2 से अधिक राज्य विधानमंडल कोई पारित कर देती है किसी को भी, तो उस पर राज्य सरकार क्या बनाती है जी? कानून बनाती है। ये टॉपिक था दोस्तों आपका राज्यसभा का, संसदीय शासन व्यवस्था का। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियोज अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।